Hello friends, yesterday's video was not saved, so I'm going to make the same video again. And today we'll be talking about India between 1905 and 1915. So I'm making this video, although I promised with you people that I'll be live through FB at 10:30, but after some time, some problems, some voices, temporary voices of disturbance come from the other side of the wall. That's why I have decided to make this video now early morning, and by 10:30 I'll be sharing this with you people. And I hope you will understand everything. कल मैं बोर्ड यूज़ नहीं कर पाया था, तो मैं आज बोर्ड पे वीडियो बना के आपको देने की कोशिश करूँगा। वो वाला जो है मैंने किसी और टाइम पे बनाया था जब मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं आई एम इन पोजीशन टू यूज़ इट। सो बाकी आप लोग होप अखबार पढ़ रहे होंगे, उससे गो थ्रू हो रहे होंगे जो भी आजकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखिए, परसों हमने पढ़ा था अबाउट स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, और परसों ही रात में 2020 में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ। वो सब आपने फॉलो करना है। मैंने आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में आत्मनिर्भर भारत उसका वो जो डिटेल्स हैं वो शेयर कर दी हैं, और आप गो थ्रू हो जाए उसमें से, उसे पढ़ें डिटेल में, अच्छे से फॉलो करें। फिर देखिए किस प्रकार से अब लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की तरफ देश बढ़ रहा है। आपको बोर्ड सीधा नज़र आ रहा है? बीच में मुझे डाउट हुआ, मैं लिख के चेक कर लूँ। अगर अपना नाम लिख दिया, देखिए सीधा है या नहीं। ओके, इट्स ओके। रिकॉर्डिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी जब खासकर अकेले में रहते हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ठीक है या गलत है। तो केजरीवाल जी भी सुझाव मांग रहे हैं कि हम क्या करें 17 मई के बाद। सुझाव मांगना आपको पता ही है, वैसे ज़्यादा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक मेथड होता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में सुझाव ज़्यादा नहीं मांगे जाते हैं। तो वो बातें अलग डिस्कशन की हैं। उनका जो केजरीवाल जी जो है वो अपने मेथड से काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुझाव मांगना अलाउड होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। व्हाट आई मीन टू से इज, सुझाव मांगना तो कहीं भी अलाउड है, लेकिन सुझाव बाइंडिंग रिप्रेजेंटेटिव में नहीं होते हैं। बाकी इंडिया चाइना किस प्रकार से आजकल आपको पता ही है क्लोज आ रहे हैं कन्फ्रंटेशन में, उसको भी फॉलो करते रहिए। और इंडियन ओशन में भी कुछ हो रहा है, लद्दाख में भी कुछ हो रहा है। तो देर आर थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड। सो अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो हमने कल भी किया था, लेकिन बहुत बच्चों का मिस हो गया सेव ना होने की वजह से। कल मैंने यूट्यूब लाइव के थ्रू करवाया था वो। लेट्स सी what was happening during those 10 years and prior to it as far as British policy is concerned. तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको रिवाइंड कर करके देखना होता है। रिकॉर्डेड वीडियो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, लाइव में तो बिल्कुल क्लासरूम वाली फीलिंग आती है। कल से मैं लाइव हो जाऊंगा, आई होप। तो हमने आपके रिवीजन के प्लान्स भी तैयार कर दिए। सॉरी, आई वांटेड टू डिस्कस विद यू रिवीजन। इसके बाद हम ज्योग्राफी की और इकोनॉमी की रिवीजन करेंगे, जिसमें आप लोग टीचर्स आपको चैप्टर्स देंगे, टॉपिक्स देंगे, आप उन्हें पढ़ेंगे, फिर टीचर्स लाइव होके आपके डाउट्स लेंगे, डिस्कशन होगी। और ये आईआर और हिस्ट्री जो है बस थोड़े से दिन में ख़त्म हो जाएगा। सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। वो उसके बाद हम रिवीजन जो है टिल योर एग्ज़ाम हम जारी रखेंगे, टिल योर प्रीलिम्स, और होप कि तब तक लॉकडाउन भी खुल जाएगा। और सी सैट की वीडियोस वेरी सून सर ने काम शुरू कर दिया है, टेस्ट वीडियोस मुझे भेज दिए हैं। सी सेट इवनिंग बैचेस का रहता है, मॉर्निंग बैचेस का हो गया था। उनकी 2 क्लासेस बची हुई हैं, जो सर ने मुझे बताया कि 2 लॉन्ग क्लासेस अगर मुझे मिल जाएं, मेरा टोटल कोई 6-7 घंटे का काम है। वो आपको जैसा आपको ठीक लगे इस बैच के साथ वीडियोस के थ्रू भी कर सकते हैं आप, और लॉकडाउन खुलने के बाद भी कर सकते हैं। आई होप कि अब खुलेगा धीरे धीरे सब। तो इवनिंग बैचेस का सी सेट रहता है, उसके लिए वीडियोस रवि सर वेरी सून भेजना शुरू कर देंगे, और आप उसे फॉलो करना। तो
मॉर्निंग में भी किसी का मिस हो गया हो तो वो भी देख सकता है, वो तो किसी पे बायर्ड थोड़ी ना है। सो ये हमारा आगे का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। नाउ आज हम देखते हैं कि क्या माहौल था उस टाइम पे 1905 से 15 तक। उस समय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे जनाब मॉर्ली साहब और वाइस रॉय थे लॉर्ड मिंटो। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिस पॉलिसी में एक दूसरे के लेटर्स ये एक्सचेंज इन्होंने किए हैं आपस में। उन लेटर्स से पता चलता है कि ये जो उनकी पॉलिसी उस समय क्या थी वो लेटर से रिफ्लेक्ट होता है। जैसे क्या ये फॉलो करते हैं, एक तो है रिप्रेशन, बोला स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट चल रही है तो रिप्रेशन हमें फॉलो करना ही होगा। एक ये फॉलो करते हैं कम्युनलिज्म एंड कम्युनलिज्म लीडिंग टू डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल को फॉलो करते हैं। और ये बड़ा ही छोटा सा बच्चा है वहाँ टमाटर बेचने आया है। मुझे तो लगता था इस टाइम पे शायद मैं ही काम कर रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग में, लेकिन वो भी बहुत जल्दी आया है बेचारा। इज़ वेरी यंग, वेरी स्मॉल। तो अच्छा, एक तो थी रिप्रेशन, कम्युनलिज्म, डिवाइड एंड रूल, ये पॉलिसीज इन्होंने फॉलो करनी थी। और एक थी अपीजमेंट या अपीजिंग द मॉडरेट्स, अपीजिंग दी मॉडरेट्स, ये पॉलिसीज इन्होंने फॉलो करनी थी। अपीजिंग दी मॉडरेट्स का मतलब क्या है कि जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट डिवाइड है उसमें इन्होंने किसको सपोर्ट करना है, अंग्रेजों ने किसको सपोर्ट करना है, मॉडरेट्स को करना है, और एक्सट्रीमिस्ट्स को अलूफ करना है। डिवाइड एंड रूल उन्होंने फॉलो करनी शुरू कर ही दी थी, कम्युनलिज्म वो फॉलो कर ही रहे थे। और कम्युनलिज्म जो था वो इनका एक टूल था डिवाइड एंड रूल को फॉलो करने के लिए। कम्युनलिज्म वाज अ टूल टू फॉलो डिवाइड एंड रूल। मैं एक मिनट चेक भी कर लूँ सही रिकॉर्ड हो रहा है, सही दिख रहा है, ओके ठीक है। तो यहाँ तक सवाल है रिप्रेशन का। रिप्रेशन ये लोग पहले से ही फॉलो करते आ रहे थे। रिप्रेशन का ऐसा है कि ये लॉर्ड कर्जन वॉज फेमस फॉर रिप्रेसिव पॉलिसी। बिफोर दैट लॉर्ड कर्जन रिप्रेसिव पॉलिसी क्या थी, कर्जन एंड कर्जन्स रिप्रेसिव पॉलिसी। लॉर्ड कर्जन की रिप्रेसिव पॉलिसी क्या कहती थी, कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने लिए, क्योंकि उन दिनों में नेशनलिज्म जो है वो राइज कर रहा था, तो नेशनलिज्म को कंट्रोल भी करना था। तो लॉर्ड कर्जन ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो राइजिंग नेशनलिज्म को कंट्रोल करने के लिए थे, और इसे कर्जन्स रिप्रेसिव पॉलिसी बोला गया। जैसे कि 1898 में उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया कि स्प्रेडिंग हेट्रेड और से प्रोवोकिंग पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश would be punishable। मतलब अगर आप कोई भी हेट्रेड प्रीच करते हैं या कुछ भी प्रोपेगेंडा करते हैं ब्रिटिश रूल के खिलाफ, तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। डिस्कशंस भी नहीं कर सकते, वो भी पनिशेबल है, कुछ भी बोलना उनके अगेंस्ट पनिशेबल है। ये 1898 में किया। और 1899 में क्या करते हैं कर्जन जी, 1899 में वो कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट लेके आते हैं। आजकल कैलकाटा नहीं कहते, आजकल कोलकाता कहते हैं। तो कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट में वो क्या करते हैं, वो जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है कोलकाता की, उसमें से इंडियन मेंबर्स का नंबर जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, जिस वजह से इसमें डोमिनेंस किसकी हो जाती है, ब्रिटिश की हो जाती है। और इस तरह से वो राइजिंग इंडियन इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। 1904 में यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है।
कुछ आवाज़ आई है, कुछ रुक न गई हो, चल रही है अभी। तो यूनिवर्सिटीज़ एक्ट क्या है? यूनिवर्सिटीज़ एक्ट मतलब उनका ये कहना है इस एक्ट में कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर सरकारी कंट्रोल होना चाहिए। अब यूनिवर्सिटीज़ तो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में तो रिसर्च चलता है, इनके ऊपर तो सरकारी कंट्रोल नहीं होता है, सरकार रिसर्च को गाइड नहीं करती है किस तरफ जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो उससे क्या होगा? उससे रिसर्च के बीच में सरकार की इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगी और इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं रह जाएगी, इंडिपेंडेंट स्टडीज नहीं होगी, और कोई भी ऐसी चीज़ जो सरकार के फायदे की नहीं होगी, कोई भी ऐसी स्टडी जो सरकार के फायदे की नहीं होगी, वो शायद उसे होने ही नहीं देगी, वो उसे बाहर नहीं आने देगी। तो ये कर्जन ने माना कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो राइजिंग नेशनलिज्म का के सेंटर्स बनती जा रही हैं, इसीलिए कर्जन को लगा कि यूनिवर्सिटीज़ पे सरकारी कंट्रोल होना ज़रूरी है, जिसके कारण ये जिस थॉट की वजह से ये एक्ट लाया गया। और 1905 का आपको पता ही है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ दी अदर डे। 1905 में क्या आता है, क्या होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या कारण थे, कैसे कंडक्ट करी गई, क्या करना चाहिए था। इसके बारे में हमने देखा कि अंग्रेजों ने क्या बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल बहुत मुश्किल है, बंगाल बहुत बड़ी स्टेट है, इसीलिए हम बंगाल को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। बट ये जो हिस्से बनाए गए, ये हिस्से बनाए गए किस बिना पे, कौन से बेसिस पे? कम्युनल लाइंस पे। हिंदुओं का इलाका अलग, मुसलमानों का इलाका अलग। इस बात का हिंदुस्तानियों ने विरोध किया और करना ही था, क्योंकि धर्म के नाम पे अगर आप एक जगह को बांट रहे हो तो मतलब टोटली आप देश को धर्म के नाम पे बांट दोगे एक दिन। अब अगर आपको एडमिन प्रॉब्लम है ही या थी ही, तो क्या सजेस्ट किया जाता है उस टाइम पे कि आप क्या कर सकते थे कि आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये पार्टीशन कर सकते थे। अंग्रेजों ने जो पार्टीशन करी थी उसमें जो वेस्ट बंगाल का इलाका बनता है, जो हिंदू इलाका बनता है, उसमें 18 लाख बांग्ला स्पीकिंग पीपल थे, तो 36 लाख उसमें नॉन बंगाली स्पीकिंग पीपल थे, मतलब उड़िया एंड बिहारी स्पीकिंग थे। तो अंग्रेजों की कोशिश ये थी कि वेस्ट बंगाल में जो हिंदू बांग्ला लोग हैं, उनमें जो राइजिंग नेशनलिज्म है वो अपने आप ही दब जाएगा या जब ये अपनी स्टेट में माइनॉरिटी पे रिड्यूस हो जाएंगे। अब इंडियंस कहते थे कि अगर ज़्यादा बड़ी प्रोविंस है, अगर आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए इसके 2 हिस्से बनाने चाहिए, तो आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना दीजिए। आज़ाद भारत के बाद भी ये बहुत बड़ी बहस चली, जिसको हम एक जगह देखते हैं कि हम अंग्रेज़ों को कभी सजेस्ट कर रहे थे कि आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना सकते हैं ये, जब हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध किया है। तो स्टेट बनाना बड़ी बात नहीं है, स्टेट तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है एनीवेज। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो एक रिप्रेसिव स्टेप था, जिसके विरोध में स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट खड़ी हुई, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब स्वदेशी एंड बायकॉट जब चल पड़ा, अब देखिए उस समय अभी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का फैसला होता है तो हु वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम? लॉर्ड कर्जन। बट जब ये लागू होता है तो कर्जन जा चुका है और कौन आ जाता है? लॉर्ड मिंटो। अब मॉर्ली और मिंटो मिलके जो पॉलिसी बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया, जो उनके कॉरेस्पॉन्डेंस से दिखाई देता है वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ कि 4 पॉइंट्स उन्होंने कौन से फॉलो करने हैं। अब मॉर्ली थे लिबरल। मॉर्ली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कई बार ज़्यादा ऐसा रहता था कि लिबरल होता था, तो मॉर्ली साहब पे कुछ इंडियंस का विश्वास बनने लगा। अब मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स वो बनाते हैं, जिसका एक पहलू मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के ऊपर बेस्ड आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। वैसे तो हमने एक्ट्स का एक अलग से चैप्टर पढ़ना होता है एंड में, जिसे हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी पॉलिटी की बुक में भी ये पहला या दूसरा चैप्टर होता है। लेकिन उसका एक पहलू जो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो डिवाइड एंड रूल को ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनलिज्म सपोर्ट करता है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है उसमें
मुस्लिम्स को अलग से इलेक्टोरेट्स दे दी जाते हैं। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है और जनरल इलेक्टोरेट क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, हमारे देश में इलेक्शन होती है आज की डेट में, तो इसे कहते हैं जनरल इलेक्शन, जब कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं और सारा देश वोट डालता है। आजकल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होती है, मतलब एक जाति का के लिए रिजर्वेशन हो गया, हर पार्टी उसी जाति के कैंडिडेट को वहां से खड़ा करेगी और सारे लोग उस इलेक्शन में वोट डालेंगे। ये तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होगी। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स में और जनरल इलेक्शन वाले रिजर्वेशन में थोड़ा सा फर्क है। रिजर्वेशन थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है, इसमें जो वोटर है वो भी उसी धर्म के होते हैं जिस धर्म के लिए या जिस जाति के लिए ये लागू किया गया है। मतलब जनरल इलेक्टोरेट पूरे देश का इकट्ठा, पूरे इलाके का इकट्ठा, पूरे रीजन का इकट्ठा, और सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या है कि सब वर्ग अपने अपने नुमाइंदे चुन के भेजते हैं। उस समय 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स लाए गए, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो लाए गए, अब जब सेपरेट इलेक्टोरेट टर्म यूज हो गई तो इलेक्शन लड़ने वाले भी कौन होंगे? मुसलमान होंगे, और वोट डालने वाले भी कौन होंगे? सिर्फ मुसलमान होंगे। ये इस थॉट पे लाया गया कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी में थे, और अगर इलेक्शन में धर्म एक मुद्दा बन जाता है, अगर इलेक्शन में धर्म एक मुद्दा बन जाता है, तो ऐसे में हिंदू मुसलमान को डोमिनेट कर लेंगे, और कैंडिडेट जो जीतेंगे वो हिंदू विल से जीतेंगे, वो मुस्लिम्स की तो रिप्रेजेंटेशन को खतरा आ जाएगा इस प्रकार से। तो अगर वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे लेजिस्लेशन में, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगी लेजिस्लेशन में, तो वो या तो स्लेव बनेंगे या सर्वेंट्स बनेंगे। मतलब वही बात जो सर सैयद अहमद खान पहले से कहते आ रहे थे कि मुसलमान का पढ़ना इसलिए जरूरी है कि या तो वो सर्वेंट बनेगा या तो स्लेव बनेगा, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। हिंदुओं का सर्वेंट बनेगा या स्लेव बनेगा। अब बात आ गई हकों के रक्षण के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो मुस्लिम लीग में एक यंग पार्टी आ रही थी, वो 1906 से ही डिमांड करते आ रहे थे लोग कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए। यंग पार्टी कौन है? देखिए, मुस्लिम लीग को बनाने वाले तो नवाब सलीमुल्ला, आगा खान, विकारुल मुल्क, ये सीनियर लोग थे। लेकिन अब जो यंग लोग इसमें आ रहे थे वो थे मोहसिनुल मुल्क, हसरत मोहानी, ये जाफर अली खान लाहौर के। तो ये लोग जो हैं ये अलीगढ़ मूवमेंट से आए हुए थे। ये लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली थॉट के रिप्रेजेंटेटिव थे। हसरत मोहानी तो वहाँ पे कितनी देर तक पढ़े भी, मोहसिनुल मुल्क खुद वहाँ पे रहे। अब इन लोगों का कि ये डिमांड होने लगी कि सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि ये जो यंग पार्टी थी 1906 और 1909 के बीच में, ये लोग भी अंग्रेजों के क्लोज बने रहे। यहाँ तक कि एक जगह पे ये ऐसा कुछ जिक्र भी मिलता है कि किस प्रकार से आगा खान ने बताया अंग्रेज अफसरों को कि मोहसिनुल मुल्क को ये बता दिया गया है कि किसी भी ऐसी चीज को नहीं करना है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्राइवेटली अप्रूव्ड ना हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये टोटली ब्रिटिश के विरोध में थे। अब 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए, ये लोग खुश हो गए, मुस्लिम लीग पार्टी खुश हो गई। लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने विरोध इसलिए किया कि भाई आप सेपरेट इलेक्टोरेट कैसे दे सकते हैं जब हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि जो जीत के जाएगा वो दूसरे के हक की बात नहीं करेगा। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि अगर कोई हिंदू जीत के जा रहा है वो मुसलमान के हक को नहीं सोचेगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे देश की पॉलिटिक्स जो है वो कम्युनल लाइंस पे चले, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अब कांग्रेस ने विरोध किया तो इससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में और डिफरेंसेस बढ़ गए। अब कांग्रेस उस समय पे क्या है, कांग्रेस में पहले ही लीडरशिप की थोड़ी सी कमी आती जा रही है उन ईयर्स में, 1910 के बाद वालों में। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट तो पार्टी से बाहर कर दिए गए, उनमें से बहुत सारे जेल में डाल दिए गए। बाल गंगाधर तिलक जी को मांडले की जेल में भेज दिया गया म्यांमार में, और अरबिंदो घोष रिटायर हो गए। और जो पुराने मॉडरेट्स थे
उनमें से कुछ की डेथ हो गई, कुछ बहुत बुजुर्ग हो गए, तो लीडरशिप का पहले ही अभाव सा फील हो रहा था कांग्रेस पार्टी में। मुस्लिम लीग के साथ डिफरेंसेस और बढ़ गए, इसके बाद और ज़्यादा विरोध शुरू हो गया और इसका फायदा अंग्रेज़ों ने और ज़्यादा उठाया। कुछ हिस्टोरियंस ने ऐसा भी कहा है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये अंग्रेज़ों की एक शॉर्ट लिव्ड पॉलिसी सिद्ध होते हैं। 2 ही साल में उनको अनलमेंट ऑफ बंगाल वापस लेनी पड़ती है, जो कि उनके क्राउन के वहाँ से पास होके आती है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल कर दिया जाए, फिर से इकट्ठा बंगाल कर दिया जाए। और ये 1911 में होता है। 1911 में पार्टीशन वाज अनल्ड और उसी साल एक और बड़ा डिसीजन होता है। दैट डिसीजन वाज कि किस प्रकार से जो कैपिटल थी, इट वाज काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, बाहर से आवाज़ें, सब्जी वाले आने लगे हैं। आजकल लोगों के पास रोटी रोजगार की थोड़ी सी दिक्कत है, तो बहुत से लोग सब्जी बेचने लगे हैं। पहले कभी मैंने देखा नहीं था कि मेरे इस लेन में कोई सब्जी वाला आता हो या इतने सब्जी वाले आते हो। आते तो थे, 1-2 आते थे बस। तो अब कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। अब कोलकाता टू दिल्ली जो शिफ्ट किया है, ये भी, इसमें भी एक अपीजमेंट पॉलिसी थी कि हम शायद मुस्लिम्स को इससे ज़्यादा खुश कर पाएंगे, अंग्रेज़ों को ऐसा लगा, क्योंकि दिल्ली हैड अ मुगल कनेक्शन। दिल्ली का एक मुगल कनेक्शन था। दिल्ली मुगलों की राजधानी रही, इस्लाम से जुड़ी रही। आपको पता है किस प्रकार से मिडिवल पीरियड में हजरत दिल्ली कहा गया दिल्ली को, रिस्पेक्ट से। लाहौर के बाद दूसरा बड़ा इस्लामिक सेंटर भारत में दिल्ली ही बना और कितना इसे रिस्पेक्ट दी गई। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में से रिस्पेक्ट से पुकारा गया हजरत दिल्ली के नाम से। इसीलिए अंग्रेजों को लगा कि अगर दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो जाती है तो इससे भारत का, हिंद का मुसलमान खुश हो जाएगा और उसको लगेगा कि अंग्रेज मेरे साथ है। ये सारे उनके जो एक्शंस थे वो बहुत ज्यादा काम नहीं आए अंग्रेजों को। क्यों? क्योंकि जब बाल्कन वॉर्स होती हैं 1912 में, ये मुस्लिम लीग पार्टी, बोथ सीनियर सेक्शन एज वेल एज यंग, वो चाहते हैं कि ये 12-13 की इस लड़ाई में ब्रिटिश टर्की को सपोर्ट करें। ब्रिटिश टर्की को सपोर्ट नहीं करते बाल्कन वॉर्स में, और इससे हिंद के मुसलमानों में ब्रिटिश को लेके थोड़ी नाराजगी आती है और ब्रिटिश के साथ भी थोड़े डिफरेंसेस बढ़ते हैं। अब 1912 के बाद ये जो यंग लीडरशिप है मुस्लिम लीग की, मोहसिन उल मुल्क, हसरत मोहानी, जफर अली खान, इनका कंट्रोल लीग के ऊपर ज्यादा बढ़ने लगता है। पुराने लोग अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो पुराने थे वो तो कोई नवाब था, कोई बड़ा जमींदार था। ये जो नए वाले हैं, ये नवाब, चलो मोहसिन उल मुल्क तो कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी फैमिली से थे, लेकिन बाकी जमींदार लोग नवाब लोग नहीं हैं। हसरत मोहानी, जिनका मैंने नाम लिया, हसरत मोहानी साहब के बारे में तो ये फेमस है कि उन्होंने तो इतनी सिंपल जिंदगी जी। हालांकि वो मुस्लिम लीग में रहे, कांग्रेस में भी रहे। उन्होंने मुस्लिम लीग पार्टी के 1921 के सेशन में पहली बार, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये बात कही कि भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश करनी चाहिए। और यही कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड बाद में कांग्रेस के पूरे प्रोग्राम शुरू होता है 1929 से, आपको पता ही है, आगे चल के पढ़ भी लेंगे डिटेल में। तो हसरत मोहानी, हसरत उनका पेन नेम है, पोएट थे। उन्होंने मुस्लिम लीग के सेशन में इतनी बड़ी बात कही, कंप्लीट इंडिपेंडेंस आनी चाहिए। खुद कितनी सिंपल जिंदगी जीते थे वो आज़ादी के बाद भारत में रहे, पाकिस्तान नहीं गए वो।
और कई बार जाते थे अपने ऑफिस तो टोंगा शेयर करके जाते थे, गाड़ी में चढ़ते थे तो 3rd क्लास डब्बे में चढ़ते थे। किसी ने पूछा उनसे एक बार कि मोहानी साहब व्हाई डू यू ट्रेवल इन 3rd क्लास, तो ही सेड बिकॉज देयर इज नो 4th क्लास। ये भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे और इनके ऊपर अलीगढ़ के कम्युनिस्टों का असर हो गया था। इन्होंने भारत के लिए एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव तजवीज़ दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यूएसएसआर की तरह एक भारत को एक सिस्टम बनना चाहिए। 6 अलग अलग सोवियत यूनियंस बना देते हैं, उसका एक कन्फेडरेशन बन जाएगा। तो ये उन्होंने स्कीम दी थी। अब ये आम लोग, सिंपल थॉट वाले लोग मुस्लिम लीग में आने लगे तो लीग अब सिर्फ उनके हाथ में नहीं थी जो जमींदार थे, अब लीग की लीडरशिप उनके हाथ में भी चली गई थी जो जमींदारों को रेंट देने वाले थे, मतलब गरीब मुसलमान। इस लीडरशिप के आने के बाद थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं कि लीग की एक्सेप्टेंस स्वराज के लिए बढ़ने लगती है। अब स्वराज किसका प्रोग्राम था? कांग्रेस का प्रोग्राम था। 1915 में इस यंग लीडरशिप जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल हो चुके थे, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, हसरत मोहानी, मुहसिनुल मुल्क, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने कोशिश करी और 1915 में मुंबई में साइड बाय साइड कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन, जिसे हम एनुअल सेशन कहते हैं, वो होता है। साइड इकट्ठा नहीं, जॉइंट नहीं, साइड बाय साइड। और 1916 में एनी बेसेंट, मिसेस एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों जॉइंट सेशन करती हैं लखनऊ में, जिसमें एक लखनऊ पैक्ट नाम का पैक्ट साइन होता है, लखनऊ पैक्ट। अब ये पैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इस लीग और कांग्रेस के जॉइंट सेशन में पास हुआ। इस पैक्ट में कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मान लिया और लीग ने कांग्रेस की डिमांड फॉर स्वराज को मान लिया। ये बड़ी बात है। और इस जॉइंट सेशन को प्रिजाइड किया कांग्रेसी लीडर अंबिका चरण मजूमदार जी ने। अंबिका चरण मजूमदार, कई लोगों को अंबिका से लगता है कि लेडी होंगी, जी नहीं स्टूडेंट्स, दिस इज रॉन्ग। अंबिका चरण मजूमदार आंटी नहीं थे, अंकल थे, और बड़े फेमस लीडर हुए हैं, अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी हैं, इनके बारे में जिक्र हम बाद में करेंगे। लखनऊ पैक्ट के बाद हम इन डिफरेंसेस को खत्म होते हुए देखते हैं और आगे जो हम देखते हैं वो है होम रूल मूवमेंट, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आप इस लेक्चर में कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने ग्रुप में कर सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हैं, और कल से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लाइव होकर लेक्चर लूँ। आज मेरी कोशिश है ऑफिस जाने की भी, वहाँ भी हमें कुछ साफ़ सफाई करानी होती है, देखना होता है, मेंटेनेंस करनी होती है। सो एनीवेज ये लेक्चर आप